नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल कंपनी की एंड द कंपनी इज दीपक नाइट्राइट। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इस वीडियो में इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको दीपक नाइट्राइट के सारे बिजनेस कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आएंगे एंड कैसे दीपक नाइट्राइट एक मैनेजमेंट बेस्ड बेट है, इस पर हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ, जहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे इनके सेगमेंट्स डिवाइडेड है। करंटली दीपक नाइट्राइट मेनली दो सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है। एक सेगमेंट है उनका फिनोलिक्स का सेगमेंट एंड दूसरा है एडवांस इंटरमीडिएरीज का। अब एडवांस इंटरमीडिएरीज ये भी एक नया ही सेगमेंट है जिसको एक तीन सेगमेंट्स को मिलाकर एडवांस इंटरमीडिएरीज का सेगमेंट बनाया गया है। तो हम यहाँ पर चारों सेगमेंट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले फिनोलिक्स का बिजनेस तो है ही, इसके अलावा बेसिक इंटरमीडिएरी एक अम्ब्रेला है उसके एडवांस इंटरमीडिएट्स के अंडर। इसके अलावा है एक फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ये चार सेगमेंट्स मेनली बनते हैं। दीपक फिनोलिक्स का जो सेगमेंट है, फिनॉल बेस्ड जो सेगमेंट है कंपनी का, वो लगभग 62% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था इन FY23 एंड बाकी तीनों सेगमेंट्स मिलाकर 38% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर FY23। इससे पहले FY23 से पहले FY22 तक कंपनी जो तीनों सेगमेंट्स है, दैट इज बेसिक इंटरमीडिएरीज, फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, इनका डिस्क्लोजर अलग से देता था, लेकिन अब वो कंबाइन हो चुका है अंडर एडवांस इंटरमीडिएरीज। इसका भी रीजन कंपनी ने बताया है कि बहुत सारे प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड है। ये तीनों सेगमेंट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स है जो बेसिकली बहुत वेरिड प्रोसेसेस करते हैं, जो दोनों सेगमेंट्स को कैटर करते हैं या फिर तीनों सेगमेंट्स को कैटर करते हैं विद इन द सेम प्लांट। इसलिए तीनों को अलग रखना, अलग उनके कॉस्ट्स निकालना, अलग उनका एट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एडवांस इंटरमीडिएरीज का सेगमेंट एक बनाया है एंड फिनोलिक्स का सेगमेंट है। एडवांस इंटरमीडिएट्स के अंडर ये तीनों सेगमेंट आते हैं। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन मेनली होने वाला है। तो चलिए हम शुरू से समझते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है। 1971 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इसको चालू किया था चिमनलाल मेहता जी ने, जिनका हाल ही में रिसेंटली उनका देहांत हो गया था, लेकिन अब कंपनी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। 1971 में उन्होंने जब कंपनी का IPO किया था, तब कंपनी ने अपने ऑपरेशंस भी स्टार्ट नहीं किए थे। IPO उनका 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था एंड बेसिकली IPO का ही पैसा यूज़ करके कंपनी ने अपना पहला प्लांट बनाया था। इसके बाद वो आगे चल के काफ़ी सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई होने लगे। चिमनलाल मेहता जी, CK मेहता जी की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे एंड वो एक केमिकल ट्रेडर रह चुके थे 20 साल तक बिफोर स्टार्टिंग दीपक नाइट्राइट। तो उन्हें इस सेगमेंट के बारे में, इस सेक्टर के बारे में काफ़ी अंदाज़ा ऑलरेडी था। कंपनी शुरू होने के 2 साल बाद ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई एंड 1980s में उनके जो बेटे हैं दीपक मेहता, वो इस कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। वो बाय क्वालिफिकेशन वो एक केमिकल इंजीनियर थे, तो एक केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक केमिकल बिजनेस में हेल्प करने वाला था एंड दैट इज व्हाट हैपेंड फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स। 1984 में दीपक नाइट्राइट ने सह्याद्री डाइस्टफ नाम की एक कंपनी जो है, जो मफतलाल इंडस्ट्रीज ग्रुप की थी, उसको अक्वायर किया एंड इसके साथ ही आने वाले दशकों में उन्होंने और 2 एक्विजिशंस किए जो सिमिलर इंडस्ट्रीज में थे। तो इससे ये सारे एक्विजिशंस से कंपनी एक सिमिलर इंडस्ट्री में लिवरेज करना शुरू कर रहा था। प्लांट के लोकेशंस की अगर हम बात करें तो लगभग 6 प्लांट के लोकेशंस उनके 5 प्लांट के लोकेशंस है करंटली उनके इंडिया में, विच इंक्लूड्स नांदेसरी, रोहा, तड़ोजा, हैदराबाद एंड दहेज। तो ये कंपनी के प्लांट के लोकेशंस है। तो चलिए समझते हैं, हम एक एक सेगमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी के ओल्डेस्ट सेगमेंट से, दैट इज बेसिक इंटरमीडिएरीज। ये सेगमेंट उनका 1971 से ही शुरू हुआ था, जब से कंपनी ने शुरुआत की थी। एंड इंटरमीडिएट्स के क्या होते हैं इसके बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, आपको अगर कोई केमिकल बनाना है जो आगे किसी इंडस्ट्री में यूज होगा, तो उसके लिए आपको एक रिएक्शन करनी पड़ती है एंड रिएक्शन में भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक स्टार्टिंग मटेरियल को जब आप रिएक्ट करते हो, उसके बाद आपको उसमें एक इंटरमीडिएरी मिलाना पड़ता है एंड इंटरमीडिएरी के साथ जब रिएक्शन होगा तब उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल केमिकल प्रोडक्ट बनेगा। तो दीपक नाइट्राइट ऐसी कंपनी है जो इंटरमीडिएट्स बनाती है। तो इंटरमीडिएट्स बेसिकली उनका खुद में कोई वैल्यू नहीं होता, वो एक ऐसा कंपोनेंट है, वो एक ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन करने में यूज करता है फॉर मेकिंग द फाइनल केमिकल प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली
दीपक नाइट्रेट का काम है, वो स्पेशलाइज करते हैं इंटरमीडिएट्स बनाने में। तो इंटरमीडिएट्स का बेसिक इंटरमीडिएरी जो बिजनेस है, इसका हम एक क्विक ओवरव्यू यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स है। दोनों में दीपक नाइट्रेट का लगभग 75% मार्केट शेयर है इंडिया में। इसके अलावा नाइट्रोटूलिन्स होते हैं, फ्यूल एडिटिव्स होते हैं। फ्यूल एडिटिव मतलब जब भी कोई भी पेट्रोल पंप से 100 लीटर्स का पेट्रोल होगा तो उसमें एक एडिटिव मिलाना पड़ता है, उनको एक केमिकल मिलाना पड़ता है, तो वो फ्यूल एडिटिव के फॉर्म में होता है। इसके अलावा और भी इनके NSA नाम का एक एसिड होता है, नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी बेसिक इंटरमीडिएट्स के अंडर आता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सारे किस सेक्टर में यूज होते हैं, किस सेगमेंट को ये केटर करते हैं? तो ये केटर करते हैं कलरेंट्स में, रबर्स में, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में। तो ये सारे सेगमेंट्स में मेनली ये सारे जो कंपाउंड्स है वो केटर करते हैं। तो अब समझते हैं शॉर्ट में कि इस प्रोसेस का जो फ्लो है वो कैसे होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि केमिकल कंपनीज होगी या फिर कुछ IT कंपनीज होंगी, हमें विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कंपनी का बिजनेस एग्जैक्टली क्या है। तो उसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में गया हूँ कि एग्जैक्टली सोडियम नाइट्रेट बेचना मतलब क्या बेचना होता है। तो चलिए समझते हैं इसको एक शॉर्ट में। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्रेट बनाने की फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। अगर आपको आपका 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड के साइंस के क्लास याद है तो सॉल्ट जो होता है उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये इसके एक्सट्रैक्शन से इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां पर सॉल्ट वाटर डिपॉजिट से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद नाइट्रेशन नाम की एक प्रोसेस जो है वो अंडरगो करता है ये सोडियम क्लोराइड, जिसके बाद जिस रिएक्शन के बाद सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो एसिड है उसके साथ सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन की जाती है, जिसके बाद सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है एंड सोडियम नाइट्रेट से आगे सोडियम नाइट्राइट भी प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों कंपाउंड्स बेसिकली सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये दिखने में काफी सॉल्ट जैसे ही दिखाई देते हैं। 50 केजीज के बैग्स ऑफ सॉल्ट्स इसके होते हैं। एक बार ये नाइट्रेशन की प्रोसेस हो जाए उसके बाद इंप्यूरिटीज उससे रिमूव की जाती है। कुछ फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डाइंग जैसे जो प्रोसेसेस है वो इस पर किए जाते हैं एंड देन एंड प्रोडक्ट जो है वो पैकेज किया जाता है। तो इस तरह से बेसिक इंटरमीडिएरीज का बिजनेस उनका मेनली फंक्शन करता है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस बिजनेस के दीपक नाइट्रेट के है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मार्केट शेयर कंपनी का बहुत ज्यादा है विद इन इंडिया फॉर द इंटरमीडिएरीज। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटूलिन्स में 50% मार्केट शेयर है, सोडियम नाइट्रेट में ऑलमोस्ट 75 to 80% मार्केट शेयर है, फ्यूल एडिटिव्स में भी 75% मार्केट शेयर है कंपनी का। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो सेगमेंट है वो हाईली कमोडिटाइज्ड है, यानी दीपक नाइट्रेट जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, उसमें देयर इज नथिंग न्यू इन द प्रोडक्ट। कोई और कंपनी भी अगर सेम प्रोसेस करती है तो वो सेम क्वालिटी का सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कमोडिटाइज्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक प्राइस टेकर सेगमेंट है, यानी यहां पर बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो कमोडिटाइज्ड है, यानी कोई भी बना सकता है, तो इसलिए जो प्राइस मार्केट दे रहा है वो कंपनी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कंपनी प्राइस मेकर नहीं है। यहाँ पर कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि अगर ये सोडियम क्लोराइड दीपक नाइट्रेट बना रहा है तो हम एक हायर प्रीमियम कमांड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात इस सेगमेंट में है नहीं। इसके अलावा टॉप लाइन इंक्रीज करने में, यानी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करने में कंपनी का इस सेगमेंट में स्कोप थोड़ा कम है, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी के पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है विद इन इंडिया। अगर हम मार्जिन्स की बात करें फ्रॉम FY20 to FY22, वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे थे कंपनी के लिए। इसका रीजन ये था कि कंपनी ने काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था टू डिक्रीज द इनएफिशिएंसीज इन देयर बिजनेस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेटर हो, इसके ऊपर कंपनी ने बहुत कोशिश की थी। एक और कैरेक्टरिस्टिक है इस बिजनेस का कि जब चाइना में पोल्यूशन का क्रैकडाउन हुआ था तब इस बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। यानी 2019-2020 के दौरान जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थे चाइना में, उन पर चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्रैकडाउन किया, यानी उन पर पिनलाइज किया, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस बंद करवाए, बिकॉज चाइना में पोल्यूशन से होने वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एंड ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पोल्यूशन ऑब्वियसली काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से चाइना जो बहुत ज्यादा केमिकल आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाया। एंड अगर वर्ल्ड मार्केट में केमिकल का एक्सपोर्ट कम हुआ तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसका फायदा दीपक नाइट्रेट को FY19 FY20 में काफी ज्यादा हुआ था। अगर हम क्लाइंट्स की बात करें कि कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स है इस सेगमेंट में, तो बहुत सारे एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनीज लाइक सुदर्शन केमिकल्स, अतुल, BASF, फ्यूल एडिटिव्स में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, HPCL, ये सारे कंपनीज
बेसिक इंटरमीडियरीज के बिजनेस में कंपनी के क्लाइंट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की इस सेगमेंट में। तो FY22 में कंपनी ने एक डी बॉटलनेकिंग की प्रोसेस की थी, जहां से उनकी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जो है वो और उन्होंने बेटर इंक्रीज करने की कोशिश की। डी बॉटलनेकिंग बेसिकली मींस कि अगर आपके प्रोसेस में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आपका आउटपुट कम हो रहा है, एक बॉटलनेक की तरह, तो अगर उसको कंपनी एक्सपांड कर देती है, यानी वो बॉटलनेक हटा देती है, तो आपकी प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन हो जाती है, आउटपुट्स और बेटर आने लगते हैं। तो ये कोशिश कंपनी ने FY22 में की थी, जिसकी वजह से उनके FY22 के नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। FY23 के सेगमेंट नंबर्स ऑब्वियसली अलग से अवेलेबल नहीं है, हम उनकी बात एडवांस इंटरमीडिएट्स की जब बात करेंगे एट अ कंसोलिडेटेड बेसिस, तो तब उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये थे बेसिक इंटरमीडिएरीज के बिजनेस के नंबर्स। इसके अलावा अभी आगे क्या स्कोप हो सकता है इस सेगमेंट में कंपनी के पास, तो यहाँ पर जो आगे वैल्यू कंपनी बना सकता है वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ गोइंग इनटू द वैल्यू चेन। जो सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्रेट है, इसके प्रोसेसेस में आगे चल के जो वैल्यू एडेड कंपाउंड्स है वो बनाने में कंपनी के पास ज्यादा स्कोप हो सकता है, एंड यहां से फ्यूचर वैल्यू बन सकती है अगर वो कुछ स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज में जाने की कोशिश यहां पर करे। तो ये उनकी अपॉर्चुनिटी साइज एंड एड्रेसेबल मार्केट दोनों काफी सब्सटैंशियली इंक्रीज कर सकता है। तो ये था उनका पहला सेगमेंट। अब दूसरे सेगमेंट की ओर हम क्विकली यहां पर बढ़ते हैं, दैट इज द फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल। तो ये थोड़ा सा नीश एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का सेगमेंट है। हमने पहले बेसिक इंटरमीडिएट्स में देखा कि वो एक थोड़ा कमोडिटाइज नेचर ऑफ प्रोडक्ट था, यहां पर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है कंपनी के, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम है ज़ाइलाइंस, ऑक्सीमाइंस, इसके अलावा क्यूमिन। क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के लिए, उसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्यूमिन एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा स्पेशलिटी एग्रोकेम्स, तो ये सारे यूज होते हैं मेनली इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कलर एंड पिगमेंट्स, पेपर्स, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सारे सेगमेंट्स में इसका जो यूज है वो अल्टीमेटली होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस बिजनेस के, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो टेलर मेड होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लो होता है, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी कंपनी के लिए जो एक फाइनल केमिकल प्रोडक्ट बना रही है, उनको ऐसे प्लेयर्स की तलाश होती है लाइक दीपक नाइट्राइट, जो स्मॉलर वॉल्यूम्स में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बना के दे। एंड अगर दीपक नाइट्राइट ऐसी कैपेसिटीज बिल्ड करता है जहां पर वो एक निम्बल अप्रोच रख सकते हैं, यानी मल्टीपल क्लाइंट्स के स्मॉलर वॉल्यूम्स में हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो वो कंपनी के लिए बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन दिला सकता है। जो मॉलिक्यूल्स यहां पर बनते हैं वो दीपक नाइट्राइट इन हाउस बनाता है, एंड इसीलिए ये हाई वैल्यू इंटरमीडिएट्स होते हैं। क्लाइंट प्रोफाइल जो है यहाँ पर वो काफी स्टिकी होता है, यानी यहाँ पर जो क्लाइंट्स कंपनी के साथ जुड़ेंगे वो बहुत स्टिकी होते हैं, यानी उनको क्लाइंट के लिए स्विच करना इजी नहीं है टू सम अदर सप्लायर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस सेगमेंट में दीपक नाइट्राइट के पास होता है। इस सेगमेंट में 5 से 6 प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के लिए 70% ऑफ द सेगमेंट्स रेवेन्यू लाते हैं। तो यहां पर भी विद इन दिस सेगमेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। सारे मेजर ग्लोबल एग्रोकेमिकल के कंपनीज है वो यहां पर कंपनी के क्लाइंट्स इस सेगमेंट में है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेगमेंट है, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस होते हैं, एंड इसके अनुसार अब कंपनी ने रिसेंटली ये प्रोसेस स्टार्ट की है कि वो पास थ्रू क्लॉजेस यहाँ पर रख रहे हैं, यानी अगर कंपनी के कॉस्ट फॉर एनी रीजन बढ़ते हैं तो वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट से भी इंक्रीज हो जाए, यानी जो सेल्स वैल्यू है कंपनी की, जो पैसे वो अपने क्लाइंट से लेंगे उसमें कॉस्ट इंक्रीज भी फैक्टर हो जाए। वो रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर शुरू किया है। तो इससे होता क्या है कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे तो कंपनी का मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो क्यूमिन की वैल्यू चेन बेसिकली कैसी फंक्शन करती है वो यहाँ पर हम शॉर्ट में समझेंगे कि जो अपस्ट्रीम प्रोडक्ट होते हैं, यानी पेट्रोलियम का जब रिफाइनिंग होता है तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वन इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स है लाइक बेंजीन एंड प्रोपिलीन, जिसका यूज होता है टू रिएक्ट देम विद क्यूमिन। क्यूमिन जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली कंपनी बनाती है, दैट इज दीपक नाइट्राइट बनाता है। तो जब क्यूमिन का रिएक्शन बेंजीन एंड प्रोपिलीन जैसे केमिकल से होता है, तब वो डाउनस्ट्रीम जो इसका यूसेज है वो मेनली ऑटोमोटिव, मैट्रेस, रेफ्रिजरेशंस, कंस्ट्रक्शन, ये सारे इंडस्ट्रीज में होता है। तो फॉर एग्जांपल जब पेंट का जो केमिकल बनता है तो उसमें कुछ जो एडिटिव्स होते हैं उसमें ऐसी चीजें हो सकती है जो दीपक नाइट्राइट बनाने में हेल्प करता है थ्रू देयर इंटरमीडिएट्स। तो दैट इज हाउ दे बेसिकली फिट इनटू दिस वैल्यू चेन। यहाँ पर अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें विद इन दिस सेगमेंट, तो यहाँ पर लॉरियल, BASF, सिंजेंटा,
ये सारे बेयर, ये सारे क्लाइंट्स कंपनी के मेनली इस सेगमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं इस सेगमेंट की। तो FY21 जो था वो यहाँ पर इस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा ईयर था, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर की एंड यहाँ पर एक ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में सारे कंपनी के क्लाइंट्स इस स्टेज पर थे। इसी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो शार्पली इंक्रीज हुआ एंड ये ऐसा टाइम था जब कंपनी के जो कस्टमर्स थे वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं थे, तो इस वजह से दीपक नाइट्राइट ने काफ़ी अच्छे मार्जिन्स FY21 में यहाँ पर बना लिए। FY22 की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पर मार्जिन थोड़े से नॉर्मलाइज होते हुए दिखे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मार्जिन है सेगमेंट के वो यहाँ पर नॉर्मलाइज हो गए। दे केम टू समवेयर अराउंड 30% इन FY22। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो गया कंपेयर टू द मार्च 2020 मार्जिन्स। कंपनी ने काफ़ी बार ये कहा भी है कि मार्च 21 के जो इनके मार्जिन्स थे वो एबनॉर्मली हाई थे एंड वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये था इनका सेकंड सेगमेंट, दैट इज द फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। अब हम जाते हैं उनके थर्ड सेगमेंट में, दैट इज द परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर मेनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स, OBA जिसे कहते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर ब्राइटनिंग करना होता है किसी भी केमिकल का, किसी भी पेपर का, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर कभी कोई ग्लॉसी पेपर देखा होगा तो वहाँ पर एक वाइटनिंग कंपोनेंट होता है जो रिफ्लेक्टिव बनाता है उस पेपर को, तो वहाँ पर यूज़ होता है OBA का। तो मेनली ये जो सेगमेंट है ये कैटर करता है पेपर इंडस्ट्री को, इसके अलावा डिटर्जेंट सेगमेंट को, टेक्सटाइल्स को, जहाँ पर भी कपड़ा जो है उसको वाइटन करना है तो वहाँ पर OBA का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा कोटिंग एप्लीकेशंस, फोटोग्राफिक पेपर के प्रिंटिंग में, ये सारी चीज़ों में OBA जो है वो यूज़ होता है। अब OBA बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने की ज़रूरत है जिसे कहते हैं डैस्डा। डैस्डा एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर डियामिनोस्टिल्बेन डाइसल्फ्यूनिक एसिड, दैट इज दी शॉर्ट फॉर्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डैस्डा। तो डैस्डा केमिकल बनाने के बाद उसका यूज होता है टू मेक OBA। दिस इज व्हाट द परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंटायरली इज अबाउट। तो OBA का जो प्रोसेस है टू मेक OBA, ब्राइटनिंग एजेंट जो बनाना है उसका जो प्रोसेस है उसमें कैसे कंपनी ने इंटीग्रेशन कर रखा है ऑफ देयर ओन सेगमेंट्स, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कि नांदेसरी में जो कंपनी का प्लांट है जहाँ पर बेसिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वहाँ पर नाइट्रोटूलिन नाम का एक बेसिक इंटरमीडिएट बनता है जिसे कंपनी खुद कैप्टिवली यूज करती है नांदेसरी के ही प्लांट में टू मेक PNT। PNT एक कंपाउंड है जो मेनली क्यूमिन बेस्ड कंपाउंड है। PNT बनने के बाद इसका यूज होता है टू मेक डैस्डा जो कंपनी के हैदराबाद के प्लांट में होता है एंड डैस्डा से इवेंचुअली बनता है OBA जो कंपनी के दहेज के प्लांट में बनता है। तो इस तरीके से कंपनी ने खुद के ही सेगमेंट्स का इंटीग्रेशन करके एक हाईली वैल्यूएबल कंपोनेंट लाइक OBA बनाने की कोशिश यहाँ पर की है। अब समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, ये जो डिवीजन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो कंपनी ने इस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में सोचा जब उन्होंने 2007 में वसंत केमिकल्स करके केमिकल कंपनी है उसका डैस्डा डिवीजन अक्वायर किया। डैस्डा जो ये कंपाउंड है ये ग्लोबली सिर्फ 3 या 4 कंपनीज ही बनाती है, बाकी सारे जो कंपनीज है वो चाइना बेस्ड कंपनीज है। सो चाइना का यहाँ पर मेन डोमिनेशन है एंड उसके अलावा दीपक नाइट्राइट इज द नेक्स्ट बिगर नेम आफ्टर चाइना। चाइनीज कंपनी है एक सेकर केमिकल्स करके जिसका 70% ग्लोबल मार्केट शेयर है इन मेकिंग द कंपोनेंट डैस्डा। एंड एक मेजर इशू इस सेगमेंट में ऐसा है कि इंस्पाइट ऑफ इंटीग्रेशन ये जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज डैस्डा और OBA, इसके थोड़े कमोडिटी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक है। यानी यहाँ पर जो कंपोनेंट फाइनली बनता है उसमें दीपक नाइट्राइट जो बना रही है उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर चाइना से ज़्यादा वॉल्यूम्स आ जाते हैं तो इसके प्राइसेस बहुत शार्पली फॉल भी हो सकते हैं। तो अगेन इट हैज़ कमोडिटी बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड बिजनेस है एंड कस्टमर्स जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं कि जो OBA वो यूज़ करने वाले हैं वो किस क्वालिटी का है। तो हालांकि कमोडिटी बिजनेस है लेकिन क्लाइंट हमेशा ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि जो क्वालिटी है OBA की या फिर डैस्डा की वो अच्छी हो। यहाँ पर कंपनी के सारे मेनली जो भी कंपनीज पेपर बनाते हैं वो यहाँ पर उनके क्लाइंट्स है। कुछ डिटर्जेंट बनाने वाले कंपनीज लाइक घड़ी और निरमा, ये सारे भी कंपनी के यहाँ पर क्लाइंट्स है। जो वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स है उनकी इस सेगमेंट में। अगर हम नंबर्स की बात करें, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बेस्ड जो नंबर्स है, तो यहाँ पर FY20 आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था कंपनी के लिए, क्योंकि इसी दौरान चाइना में एक डिसरप्शन आ गया एंड बिकॉज बाकी सारा मार्केट शेयर चाइना ही कंट्रोल कर रहा था, तो चाइना में डिसरप्शन आने की वजह से डैस्डा के प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। प्राइसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट $4 पर kg टू $19 पर kg, जिस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया इन द ईयर FY20।
जहाँ तक FY21 की बात आती है तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट यहाँ पर मेनली बहुत ज़्यादा कम हो गया बिकॉज डिमांड ही कम हो गई। कोविड का पैंडेमिक जो है वो यहाँ पर मेनली प्रेसिडेंस ले रहा था, जिस वजह से कंपनी की जो एंड यूजर इंडस्ट्री है वहाँ पर डिमांड कम होती हुई दिखी। सो दैट वाज इट अबाउट द परफॉर्मेंस प्रोडक्ट डिवीजन। अगर हम एडवांस इंटरमीडिएट्स जो कंपनी का पूरा जो एक अलग सेगमेंट है जिसके अंडर ये तीनों सेगमेंट है उसके नंबर्स की अगर हमें बात करनी होगी तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है FY23 में वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, लेकिन मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुए हैं। तो मार्जिन सफ़र होने के क्या क्या रीजंस है? मेनली तो इनपुट कॉस्ट जो है कंपनी के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मेनली रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गए बिकॉज क्रूड की जो सप्लाई थी वर्ल्ड इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसके अलावा डिसरप्शन होने लगा ग्लोबल सप्लाई चेन में बिकॉज ऑफ दिस वॉर मेनली, एंड ग्लोबल डिमांड भी थोड़ी सी सब्ड्यूड दिखाई देने लगी। इसके अलावा एक मेजर इंसिडेंट जो हुआ था विच इज स्पेसिफिक टू दीपक नाइट्राइट, वो ये हुआ था कि कंपनी का जो नांदेसरी में प्लांट है वहाँ पर एक फायर का इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद 40 डेज के लिए कंपनी का प्लांट नॉन अवेलेबल था। तो इसका असर कंपनी के नंबर्स पर यहाँ पर काफ़ी पड़ा था बिकॉज कंपनी को अल्टरनेटिव सप्लाई अरेंजमेंट्स करने में एडिशनल कॉस्ट लगी, जिससे उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई इन द ईयर FY23। अगर हमें क्वार्टरली ट्रेंड भी अगर देखना होगा एडवांस इंटरमीडिएट्स डिवीजन का, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्जिन की वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड द रीजन इज सिंपल, इनपुट कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है एंड वो कॉस्ट जो है वो उतने इजीली पासेबल नहीं है टू देयर फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर्स। सो इसी वजह से कंपनी को अपने मार्जिन्स पर हिट लेना पड़ता है। लेकिन अगर चाइना के प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कोई दिक्कत आती है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, एंड जिससे एक एबनॉर्मली गुड प्रॉफिट कंपनी उन क्वार्टर्स में या फिर उन ईयर्स में बना सकती है। सो ये था ओवरव्यू अबाउट देयर एडवांस इंटरमीडिएट्स डिवीजन। अभी हम दीपक फिनोलेक्स की बात करते हैं, जो उनका फिनोलेक्स का डिवीजन है विच केटर्स टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू एट दिस मोमेंट। दीपक फिनोलेक्स कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसके अंडर कंपनी अपना फिनोलेक्स का पूरा बिजनेस यहाँ पर करता है। तो फिनोलेक्स डिवीजन में बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस है क्योंकि यहाँ पर फिनॉल जो है दैट इज अ वेरी कमोडिटी कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रोडक्ट का। तो इस डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली 3 प्रोडक्ट बनते हैं। वन इज फिनॉल, द सेकंड इज एसीटोन। फिनॉल बनाने के प्रोसेस में एसीटोन इज अ बाय प्रोडक्ट दैट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, एंड इसके अलावा आइसोप्रोपिल अल्कोहल IPA जिसे कहते हैं दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट दैट इज पार्ट ऑफ द फिनोलेक्स डिवीजन। ये काफ़ी वेरिड सेगमेंट्स में कैटर करता है। फिनोलेक्स का डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है कि आने वाले सालों में फिनोलेक्स का जो डिमांड है इंडिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये कैटर करते हैं मेनली लैमिनेट एंड प्लाईवुड डिवीजन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एडेसिव, सैनिटाइजर्स, रबर्स, पेंट्स। सो आप देख सकते हो कि कितने डाइवर्स इनके एप्लीकेशंस हैं। सो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज कि फिनॉल का एंड यूज जो है वो बहुत ही मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है। सो इस डिवीजन में कंपनी ने एंट्री कैसी ली? तो ये रिलेटिवली काफी न्यू डिवीजन है कंपनी के लिए एंड क्विकली ये इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज के लिए जिम्मेदार हो चुका है। 2014 वो साल था जहां पर कंपनी ने सोचा कि उन्हें एक बिग रिस्क लेनी है बाय एंटरिंग द फिनोलेक्स बिजनेस, एंड इसके लिए वो जो कैपेसिटीज बिल्ड करना चाहते थे दैट वर गोइंग टू कॉस्ट 1400 करोड़। उस समय पर दीपक नाइट्राइट इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। उनका टोटल ग्रॉस ब्लॉक यानी जितने उनके टोटल असेट्स थे कंपनी में वो तब 700 करोड़ ही थे। सो उसके डबल उनको केपेक्स करना था उस साल में। तो कंसिडरिंग कि कंपनी का स्केल 2014 में जितना था उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ी रिस्क थी। कंपनी ने इसको फाइनेंस किया बाय टेकिंग अ लोन फॉर 60% ऑफ द अमाउंट, एंड बचा हुआ जो केपेक्स था वो उन्होंने मेनली इंटरनल अक्रूवल्स यानी अपने जो रिजर्व्स है उससे यहाँ पर उन्होंने फंड किया। 3 साल तक कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा था फिनोलेक्स का, जिससे वो इस बिजनेस को बेहतर समझ सके एंड आगे चल के इस बिजनेस को और बेटर वो बना सके। 2014 के बाद 2017 से उन्होंने फिनॉल को बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। अब इस डिवीजन के दीपक फिनोलेक्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जाए तो कंपनी का 60% मार्केट शेयर है इन फिनॉल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो काफी बड़ा मार्केट शेयर उनका इंडियन मार्केट्स में करेंटली है। ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा था कि वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में ये जो है इसका एप्लीकेशन होता है, तो जो कंजम्पशन है दैट इज लाइकली टू ग्रो इन डबल डिजिट्स। जब फिनॉल प्रोड्यूस होता है तो एसीटोन उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, एंड एसीटोन यूज होता है टू मेक IPA, जिसमें कंपनी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। तो विजन यहाँ पर कंपनी का ये है कि जो करंट प्रोडक्ट्स है वो काफी कमोडिटी बेस्ड है, वो बेसिक प्रोडक्ट्स है फिनॉल बिजनेस में।
तो कंपनी चाहती है कि वो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स है उसमें जाने की कोशिश करे, जिसमें वो मेनली कैप्टिवली फिनॉल कंज्यूम करेंगे। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब जो प्रोड्यूस किया है वो खुद ही वो कंज्यूम करेंगे टू प्रोड्यूस अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पर उनकी कोशिश रहेगी। एंड टू सच प्रोडक्ट्स आर MIBK एंड MIBC। ये दो प्रोडक्ट्स है जो कंपनी आगे एक्सपांड करना चाहता है, जिसके लिए वो ऑलरेडी कुछ प्लांट्स कमीशन करने की प्रोसेस में यहाँ पर लगे हुए हैं। MIBK MIBC ये जो दो कंपाउंड्स है, दैट इज मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन एंड मिथाइल आइसोब्यूटाइल कार्बिनॉल। ये दो कंपाउंड्स है जिसका आगे फ्यूचर में जो इसका पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में कंपनी ने काफ़ी बार अपने कॉन कॉल्स में बात की है कि वो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये उनकी इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एंड बिकॉज ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कंपाउंड है, यहाँ पर कंपनी के मार्जिन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी बेटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम दीपक नाइट्राइट के फिनोलिक्स डिवीजन के फाइनेंशियल्स के बारे में, जहाँ पर FY23 में उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ इन स्पाइट ऑफ the Nandesari plant being closed for 40 days। तो FY23 के रेवेन्यू इंक्रीजेस मेनली बेटर वॉल्यूम्स एंड यूटिलाइजेशन जो है उनके फिनोलिक्स प्लांट का वो काफ़ी बेटर रहा, जिसकी वजह से रेवेन्यूज जो थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनपुट कॉस्ट्स ज़्यादा रहने की वजह से मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गए। सो एडवांस इंटरमीडिएट्स में जो हुआ वही उनके फिनोलिक्स डिवीजन में भी हुआ है एज फार एज दी मार्जिन्स आर कंसर्न। एंड फायर इंसिडेंट की वजह से ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी बड़ा असर FY23 में पड़ा है। अगर हम क्वार्टरली ट्रेंड भी देखें तो अगेन जो मार्जिन वोलेटिलिटी की बात हो रही है वो यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट है। प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है कि इस कंपनी के मार्जिन्स कैसे होंगे या फिर किसी डिवीजन के मार्जिन्स कैसे होंगे, क्योंकि मार्जिन्स बेसिकली कंपनी के हाथ में नहीं है। इनपुट कॉस्ट जो है वो जो होगी वो कंपनी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स राइट नाउ आर कमोडिटी प्रोडक्ट। तो जो बेसिकली ग्लोबल प्राइजेस के हिसाब से जो भी प्राइजेस चल रहे हैं वो प्राइजेस कंपनी को यहाँ पर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम कंपनी को मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यहाँ पर है। अगर हम केपेक्स की बात करें कि कंपनी आगे आने वाले सालों में क्या केपेक्स करने वाली है, तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल दीपक नाइट्राइट यहाँ पर रखता है। कंपनी का ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का केपेक्स प्लान है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फॉर वेरिड कैपेसिटीज। ये कैपेसिटी हाई इसलिए है बिकॉज करंटली कंपनी का जो ग्रॉस ब्लॉक है वो लगभग 2500 करोड़ का है। तो जितनी उनकी करंट कैपेसिटी है उतना ही ग्रॉस ब्लॉक वो आगे आने वाले सालों में ऐड करने वाले हैं, जो मेनली MIBK MIBC की कैपेसिटीज ऐड करने के लिए यूज होगा। लगभग 1500 करोड़ जो है वो FY23 एंड FY24 मेनली FY24 में उसकी केपेक्स एडिशन के लिए यूज होगा, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड पार्टली टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स ऑफ एसीटोन। इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने पॉलीकार्बोनेट कंपाउंडिंग का प्लांट एक्सपांड करने की अनाउंसमेंट की है, विच विल रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। एंड इसके लिए उन्होंने ओमान में एक एक्विजिशन किया है, ओमान की कंट्री में एक एक्विजिशन किया है। तो ये मीडियम टर्म में इनके लिए ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। पॉलीकार्बोनेट जो है ये कंपाउंड भी फिनॉल बेस्ड कंपाउंड ही है। सो दिस इज अ वैल्यू एडेड कंपाउंड जो फिनॉल का एक डेरिवेटिव है। तो ये तो सारी बातें हो गई कंपनी के बिजनेस मॉडल की, कंपनी के डिविजन्स की। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क्स की। बहुत सारे रिस्क्स की बातें हमने ऑलरेडी जब बिजनेस डिस्कस किया है तब कर दिए, लेकिन यहाँ पर हम उनको एक के बाद एक लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहली रिस्क ये है कि ये कोट मैंने यहाँ पर बनाया कि एवरीवन इज अ स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर अंटिल चाइना वॉक्स इन। तो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो कंपनी के स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स है उनमें भी कमोडिटी कैरेक्टरिस्टिक है। यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट होने के बाद भी वो प्रोडक्ट बहुत सारे कंट्रीज जो है प्रोड्यूस करती है, मेनली चाइना प्रोड्यूस करती है। एंड चाइना के जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है, चाइना ने जो प्रोग्रेस हासिल की है इन द केमिकल इंडस्ट्री, उसको हम निगेट नहीं कर सकते कभी भी, उसे हम कम आंखों में नहीं देख सकते। तो ये एक प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में हमेशा से एग्जिस्ट करेगा कि चाइना जब भी अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में सीरियसली सोचेगा, जो पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स है वो अगर थोड़े कम हो गए वहाँ पर, अगर चाइना वापस वो प्रोसेस स्टार्ट करता है जहाँ पर उन्होंने केमिकल इंडस्ट्री जो है दुनिया की वो डोमिनेट करने की कोशिश की, तो वो कंपनी के मार्जिन्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कंपनी ने रिसेंटली बताया कि वो पॉलीकार्बोनेट इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रही है, जो एक डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है, यानी एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। तो पॉलीकार्बोनेट बनाने की प्रोसेस कैसी होती है कि बेंजीन एंड प्रोपिलीन यूज करके क्यूमिन के साथ रिएक्ट किया जाता है। क्यूमिन जो कंपनी ऑलरेडी बेसिक जो अपने फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल का डिवीजन है वहाँ पर बना रही है,
तो उसको यूज करके जब हम फिनॉल एंड एसीटोन से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर MIBK MIBC जैसे कंपाउंड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। जब फिनॉल एसीटोन का रिएक्शन हम बाइसफेनॉल से भी करते हैं तो वहां पर इवेंचुअली एंड प्रोडक्ट जो है वो पॉलीकार्बोनेट बनता है। लेकिन पॉलीकार्बोनेट भी एक कमोडिटी नेचर का हो सकता है। अगर चाइना अपने जो कैपेसिटीज है वो यहाँ पर बढ़ा दे, अगर वो अपने सप्लाई डंप कर दे इन द वर्ल्ड मार्केट, तो पॉलीकार्बोनेट के प्राइसेस भी बहुत गिर सकते हैं एंड जिससे कंपनी के मार्जिन्स डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन चाइना इतना पावरफुल केमिकल इंडस्ट्री में हुआ कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो आपको इन ग्राफ्स को देख के पता चलेगा कि R&D एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर चाइना ने 2007 से 2017 केमिकल इंडस्ट्री में कितना ज्यादा किया कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहां पर आप देख सकते हो चाइना एक क्लियर लीडर रहा है। अगर हम 2017 में बात करें कि ग्लोबल केमिकल सेल्स में चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, तो वो 37% का कंट्रीब्यूशन था, जो 6% था सिर्फ इन द ईयर 2000। तो 17 सालों में कंपनी अपना शेयर 6% से 37% तक लेके गई। तो ये एक रीजन है कि चाइना का थ्रेट हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनके पास वो कैपेसिटीज है, उनके पास वो सारा अपैरेटस है जिससे वो क्षमता रखते हैं कि वो ग्लोबल मार्केट में अगेन केमिकल्स जो है अपने वो डंप कर सकते हैं। रिसेंटली जो डेटा आया है उससे चाइना की जो रिस्क है वो और हाइटेंड होती हुई दिखी है। रिसेंटली टूलिन जो है, नाइट्रोटूलिन जो है, उसके स्प्रेड्स काफ़ी कम होते हुए नजर आए। मंथ ऑन मंथ 16% से गिरे हैं, Q on Q 14% से गिरे हैं। तो ये बेसिकली दीपक नाइट का फाइनल प्रोडक्ट है जो वो बेच रहा है मार्केट में। तो वो उसके ग्लोबल प्राइसेस 14% से कम होना, 16% से कम होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के मार्जिन के लिए। वैसे ही फिनॉल एंड एसीटोन के जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं एंड वो ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर इनके प्राइसेस चेंज होते हैं। तो अगर सप्लाई चाइना बहुत ज़्यादा करती है तो प्राइसेस पर एक डाउनवर्ड इफेक्ट यहाँ पर अगेन आ सकता है। मार्जिन्स इस बिजनेस में बहुत वोलेटाइल है, वो एक और रिस्क है। लेकिन मार्जिन्स वोलेटाइल होने की रिस्क इज अगेन द वन फैक्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट कि कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज चाइना इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में बना सकती है या फिर कोई भी कंपनी इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में बना सकती है। तो इससे होता है कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, बिकॉज इनपुट प्राइसेस जो है वो क्रूड के प्राइसेस पर डिपेंडेंट है। तो अगर क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कंपनी का रॉ मटेरियल या फिर इनपुट जो है वो महंगा हो जाता है एंड बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट पर कंपनी का कोई प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है तो सारा जो प्रेशर है वो कंपनी के मार्जिन्स पर आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर मार्जिन्स के वोलेटाइल होने का प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा एक और रिस्क जो है वो FY23 में कंपनी के लिए मटेरियलाइज हो गई, दैट इज द रिस्क ऑफ फायर ब्रेकआउट से कंपनी का जो नुकसान है वो तो हो सकता है, खैर वो इंश्योरेंस से कवर भी हो जाएगा जो इस केस में हुआ भी है। लेकिन उतने टाइम के लिए प्लांट को इनऑपरेटिव रहना पड़ता है, 40 डेज के लिए इनऑपरेटिव रहा था प्लांट। तो इससे होता क्या है कि आप रेवेन्यू नहीं बना पाते हो लेकिन आपके कॉस्ट जो है वो फिर भी काफ़ी हाई रह सकते हैं। तो ये कंपनी के मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है। तो दैट इज अनदर रिस्क। कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसका नेचर ही ऐसा है कि वो फ्लेमेबल हो सकता है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ रिस्क दैट एग्जिस्ट विद दीपक नाइट्राइट। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट एक ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन दीपक नाइट्राइट के केस में वो कैसी है। दीपक मेहता जी जो है वो उनका खुद का एज अभी 66 है एंड वो कंपनी के साथ लगभग 50 साल से अब जुड़े हुए हैं। तो उनका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। उनके जो बेटे हैं दैट इज़ मौलिक मेहता, वो मेनली अभी MD कंपनी के है। ही टेक्स केयर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ दीपक नाइट्राइट एंड उनका ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट 14 साल से कंपनी के साथ है। उन्होंने वो फेज देखा है जहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा हाई लीवर्स से ग्रो हुआ है एंड उनका जो फोकस है वो काफ़ी क्लियर है। उनको दीपक नाइट्राइट को जिस डायरेक्शन में ले जाना है वो काफ़ी क्लियर है एंड वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर आप उनके मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखोगे तो वो भी काफ़ी इंसाइटफुल रहते हैं। ही डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियरली वो बताते हैं अबाउट द कंपनीज मार्जिन्स, कंपनीज रेवेन्यू एंड देयर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। इसके अलावा कुछ अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो संजय उपाध्याय जो कंपनी से फाइनेंस एंड ट्रेजरी, टैक्सेशन, कमर्शियल, ये सारे जो चीज़ें हैं वो मेनली देखते हैं। तो उनका भी 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में एंड वो कंपनी के साथ 1994 से जुड़े हुए हैं। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनमें चेंजेस ज़्यादा आते नहीं हैं एंड ये कभी भी किसी भी कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी अच्छी बात है। दीपक नाइट्राइट एक मैनेजमेंट पर बेट क्यों है, इसका रीज़न ये है कि पास्ट में अगर हम देखें जो भी कंपनी ने कहा है वो उन्होंने अचीव भी करके दिखाया है। मैनेजमेंट ने पहले ये गाइडेंस दिया था कि जो फिनॉल प्लांट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 70 to 75% हो जाएगा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन।
लेकिन ये प्लांट चालू करने के 5 मंथ्स के बाद ही इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% हो गया। सो दैट इज अंडर कमिटिंग एंड ओवर अचीविंग। ये कभी भी किसी भी कंपनी के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा अच्छी बात होती है। हमने ऑलरेडी बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के साथ ये देखा है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा था 2018 में कि दीपक नाइट्राइट जो है वो $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रहा है इन 3 years, दैट इज समवेयर अराउंड 6500 to 8000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो वो उन्होंने FY22 में ही 6800 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर दिया। FY23 में उनका रेवेन्यू 8000 करोड़ रहा था। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो कहा था वो यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया है। इनफैक्ट 2018 में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ करता था। सो उसके कंपैरिजन में 6800 करोड़ का रेवेन्यू FY22 में कर देना, दैट इज अ कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम दी कंपनी। अगर हम प्राइस करेक्शंस की बात करें तो ये दीपक नाइट्राइट के लिए कोई नई बात नहीं है। 30% से करेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस में हुआ था जब कोविड का फॉल आया था तब। उसके बाद उसके जो हाईज हुए हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर 21, उसके बाद 27% से एक करेक्शन आया था, 28% से एक और करेक्शन आया था। इनफैक्ट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई प्राइस कंपनी की प्राइस ऑलरेडी 32% से नीचे रही है। तो प्राइस करेक्शन जो है वो कंपनी ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बार देखे हुए हैं। सो दैट इज नथिंग न्यू टू द बिजनेस एज ऑफ नाउ। अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पे, यानी कंपनी के वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पर हमने हमेशा की तरह 3 केसेस में कंपनी की वैल्यूएशन को एनालाइज करने की कोशिश की है, दैट इज कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव, यानी वर्स्ट केस, बेस केस एंड द बेस्ट केस। ये तीनों बेसिस पर हमने यहाँ पर वैल्यूएशन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो बेस है मेरा वैल्यूएशन का फॉर द टर्नओवर, वो असेट टर्नओवर बेस्ड है, यानी कंपनी के जितने असेट्स है उसके कंपैरिजन में टर्नओवर कंपनी कितना कर पा रहा है। तो पास्ट में हमेशा से कंपनी का असेट टर्नओवर रेशियो 3 का रहा है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, यानी मैंने यहाँ पर कंपनी का जो ग्रॉस ब्लॉक है उसको कंपेयर किया है विद द टर्नओवर दैट द कंपनी इज एबल टू अचीव। करंट ग्रॉस ब्लॉक जो है कंपनी का वो अराउंड 2500 करोड़ है। पास्ट में जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा 3 के मल्टीपल में कंपनी का टर्नओवर रहा है, यानी जितना ग्रॉस ब्लॉक रहा है कंपनी का उससे 3 टाइम्स उन्होंने रेवेन्यू उस साल में किया है। अब ग्रॉस ब्लॉक जो है वो अगले 5 साल में एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मैंने तीनों केस के हिसाब से बांट दिए। अगर हम कंजर्वेटिव केस ले तो 4000 का एसेट ब्लॉक उनका हो सकता है, 2500 का और केपेक्स कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है जो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मटेरियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस ले जहां पर हम ये सोचे, हम ये अज्यूम करें कि ये पूरा केपेक्स नहीं हो पाएगा फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो 4000 का फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि कंजर्वेटिव केस में उनका एसेट ब्लॉक हो सकता है। मॉडरेट केस में 5000 एंड एग्रेसिव केस में 6000 इसलिए क्योंकि कंपनी अगले 5 साल के दौरान भी कुछ नया केपेक्स अनाउंस करेगी, तो हो सकता है कि बेस्ट केस में केपेक्स जो है वो और ज्यादा हो। असेट टर्नओवर मैंने अज्यूम किया है 2.5, 2.8 एंड 3 टाइम्स। पास्ट में 3 से भी ज्यादा रहा है, लेकिन बिकॉज बहुत सारा केपेक्स जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के दौरान होने वाला है, तो बहुत सारा केपेक्स ऐसा होगा जो फुल टर्नओवर अचीव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने 2.5, 2.8 एंड 3 यहाँ पर कंसिडर किया है। तो इस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 5 साल बाद 10,000, 14,000 एंड 18,000 करोड़ रुपीस हो सकता है। आगे मैंने अज्यूम किया है कि फिनोलिक्स का शेयर 60% हो सकता है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि FY24, FY25 में फिनोलिक्स का शेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी कैपेसिटीज मैक्सिमम यूज हो गई है। इनफैक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मोर देन 100% राइट नाउ फॉर दिस डिवीजन ऑफ द कंपनी। एडवांस इंटरमीडिएट्स में अभी भी कैपेसिटी है एंड आने वाले 2 सालों में शायद यहाँ पर रेवेन्यूज जो है वो बेटर इंक्रीज होंगे कंपेयर टू द फिनोलिक्स डिवीजन। लेकिन आने वाले जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है वो फिनोलिक्स रिलेटेड है, इसलिए मैंने 60% जो है वो रेवेन्यू शेयर यहाँ पर पकड़ा है फिनोलिक्स डिवीजन का। इबिडा मार्जिन्स मैंने यहाँ पर कंसिडर किए हैं 15%, 18% एंड 20% के इबिडा मार्जिन्स मैंने कंसिडर किए। 15% इसलिए बिकॉज पास्ट में जो उनका केपेक्स एक बार हो गया था फिनोलिक्स डिवीजन का, तो अराउंड 15%, 14% के आसपास उन्होंने मार्जिन्स किए हैं, विच हैव बीन द वर्स्ट मार्जिन्स जो कंपनी के लिए हुए। तो जो पास्ट में वर्स्ट मार्जिन्स रहे कंपनी के लिए वो मैंने बेस केस में वो मैंने कंजर्वेटिव केस में यहाँ पर कंसिडर किए हैं। 20% तक के बेस्ट मार्जिन्स कंसिडर किए हैं, कंसिडरिंग कि कंपनी इस डिवीजन में स्पेशलिटी केमिकल्स की और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से इबिडा की जो अमाउंट है वो आती है 900 करोड़, 1500 करोड़ एंड 2100 करोड़। बचा हुआ जो मार्केट शेयर है वो एडवांस इंटरमीडिएट्स के लिए जाता है, जहां पर इबिडा मार्जिन्स मैंने अज्यूम किए हैं 18%, 23% एंड 26%।
यहाँ भी वन ऑफ द वर्स्ट मार्जिन इस डिवीजन के लिए अराउंड 18% के रहे हैं। तो इस हिसाब से एक इबिडा अमाउंट इस सेगमेंट के लिए मैंने डिराइव किए एंड दोनों इबिडा को मैंने ऐड किया है टू अराइव एट द कंसोलिडेटेड इबिडा ऑफ द कंपनी। इसके अलावा 6% डिप्रिसिएशन मैंने कंसिडर किया ऑन द ग्रॉस ब्लॉक, क्योंकि हमें इबिडा से पैट की ओर जाना है, इसलिए डिप्रिसिएशन हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। उस हिसाब से एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है एंड 25% का टैक्स रेट लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर हमें अराइव होता है। यहाँ पर मैंने एक पैट ग्रोथ कंसिडर की है जिसके हिसाब से हम वैल्यूएशन निकालने वाले हैं। सो पैट ग्रोथ अकॉर्डिंग टू करंट पैट एंड जो पैट हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 साल बाद होगा, उस हिसाब से 3% का ग्रोथ, 17% का ग्रोथ एंड 27% का ग्रोथ यहाँ पर हो सकता है। एंड उस हिसाब से मैंने एक पी वैल्यूएशन दिया है। बेस जो वर्स्ट केस पी वैल्यूएशन है वो मैंने अराउंड 22x रखा है, कंसिडरिंग की कंपनी की ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो गई फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स तो अराउंड 20-22 का पी कंपनी का हो सकता है। मॉडरेट केस में अराउंड 35 का रखा है, क्योंकि अगर पैट ही 17% से ग्रो हो रहा होगा तो अराउंड 35 टाइम्स का पी वैल्यूएशन इज व्हाट दे डिजर्व। 27% ग्रोथ अगर बेस्ट केस में भी आ गई तो मैंने एक कंजर्वेटिव साइड पे ही पी वैल्यूएशन दिया है ऑफ अराउंड 40। तो इस हिसाब से हम पी वैल्यूएशन कंसिडरिंग द टर्मिनल पैट यहाँ पर अराइव होते हैं एट 21,000 crores, 65,000 crores and 1,11,000 crores compared to the current market cap of around 27,000 crores। यहाँ पर जो expected CAGR इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो वर्स्ट केस में -4% का हो सकता है, एक बेस केस यानी मॉडरेट केस में 19% का हो सकता है एंड एग्रेसिव केस में यानी बेस्ट केस में 33% का हो सकता है। अब आप शायद सोचोगे कि यहाँ पर डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है इन ऑल दीज रेट्स। द रीज़न इज कि कंपनी केपेक्स ही इतना बड़ा कर रहा है कि जो भी फ्यूचर वैल्यू आएगी वो इस केपेक्स प्लान्स के सक्सेस पर डिपेंड करेगी। जनरली इसका सक्सेस रेट बेटर इसलिए माना जा रहा है बिकॉज कंपनी की मैनेजमेंट ने पास्ट में अपनी जो कैपेबिलिटीज है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, वो यहाँ पर प्रूव की है। सो अगर वो एक बेस केस में भी जो केपेक्स प्लान्स है उनको मटेरियलाइज करने में सफल होते हैं तो एक अच्छी वैल्यू वो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा पोलराइज्ड वैल्यू क्रिएशन हो सकता है अगर कंपनी के प्लान्स उस डायरेक्शन में नहीं गए जो उन्होंने एंटिसिपेट किए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ज़्यादा मूव ना हो। वहीं अगर सारी चीज़ें इन लाइन आती है अकॉर्डिंग टू जो भी एक्सपेक्टेशन है कंपनी की खुद के मैनेजमेंट की, तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएशन कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट हो। सो दैट वॉज द डीप डाइव एनालिसिस ऑफ दीपक नाइट्राइट। आई होप आपको इस वीडियो से इस कंपनी के इंसाइट में केमिकल इंडस्ट्री के सेक्टर के इंसाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले होंगे। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे investchadne.in विजिट कीजिए। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज स्टॉकोमीटर्स पर हम ऐसे डीप डाइव वीडियोस डालते रहेंगे फॉर वेरियस कंपनीज। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।